अब तुम मायके नहीं जाओगे कभी भी। नहीं, घर में रहो, अपना घर संभालो। अब इस मुद्दे पर हम दोबारा कोई बात नहीं करना चाहते। मयंक ने माधवी से दो टूक बात की और अपने ऑफिस रवाना हो गया। माधवी वहीं खड़ी देखती रह गई। उसकी सास गरिमा जी के लिए बहुत अजीब था। अपने शांत स्वभाव के बेटे को आज अपनी ही नजर के सामने पत्नी को डांटते देखा था। मयंक ने कभी भी माधवी को मयंक मायके जाने से मना नहीं की। ये पहली बार था कि मयंक ने उसे इस तरह से जवाब दिया था। नहीं तो इतने दिन से मायके जाने के लिए बोल रही थी, पर वह हर बार टाले जा रहा था, जबकि हर बात तो वो उसे खुद ही मायके छोड़ आता था। आज माधवी जिद पर अड़ी रह गई। मयंक ये जवाब देकर गया। मयंक के जवाब पर गरिमा जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि मयंक क्यों मना कर रहा है। इधर सोचते सोचते माधवी वही हॉल में सोफे पे बैठ गई। पिछली बार पापा छमाही में मायके गई थी, उसके बाद मायके जाना ही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मायके से भी किसी ने फोन करके बुलाया नहीं, पर क्या फर्क पड़ता है। मैं तो उसका मायका ही है ना, मम्मी और भाई सब तो हैं, फिर मायके जाने से क्यों इनकार कर रहा है। जबकि जब पापा थे तो कभी मना नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके बाद भी उसने कभी मना नहीं किया। सोफे पर बैठी माधवी इन्हीं सब चीजों को सोच रही थी। माधवी की शादी को 5 साल हो चुके थे। मयंक काफी सुलझे हुए इंसान थे। घर में सास गरिमा जी थी, कभी उन्होंने माधवी पर रोक टोक नहीं की। लेकिन एक ही बात थी जहां वो माधवी को टोकती थी, वो थी मायके जाने को लेकर। माधवी की शुरू से ही आदत थी, मायका पास था तो हर सप्ताह ही मायके पहुंच जाती थी, फिर सुबह से शाम तक वहीं रुककर आराम से आती। मयंक ने कभी इस बात को लेकर उसे रोका नहीं, लेकिन गरिमा जी हमेशा टोकती। बहू, ये क्या नियम बना रखा है तुमने, जब देखो मायके चली जाती हो। मुझे तुम्हारा इस तरह हर सप्ताह मायके जाना पसंद नहीं है। लेकिन माधवी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। गरिमा जी मयंक को कहती तो मयंक भी हंसकर टाल देता। क्या माँ, आप भी सुबह जाकर शाम को आ तो जाती है, फिर क्या दिक्कत है, क्यों मना करती हो, जाने दो। इसके आगे गरिमा जी कुछ नहीं कह पाती। यहाँ तक कि जब बेटी नब्या हुई तब भी यही हाल था। आज नब्या भी 4 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी 8 महीने पहले ही माधवी के पिता को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। 15 दिन माधवी वहीं रही, उसके बाद हर महीने जो श्राद्ध निकलता था उस पर वो गई थी। मयंक भी साथ गया था, लेकिन छमाही के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि मयंक उसे मायके जाने ही नहीं देता। आजकल मम्मी भी फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। क्या पता दोनों भाभी मम्मी को ठीक से रखती भी है या नहीं। ऊपर से मयंक का ये व्यवहार सोचते सोचते माधवी अब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो मन ही मन खुद ही निर्णय लेकर खड़ी हो गई। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मायके जाकर ही रहूंगी। आखिर मुझे अपनी मम्मी और दोनों भाइयों और भाभीयों से मिलने का मौका हक है। मयंक इस तरह मुझे मना नहीं कर सकता। सोचते सोचते माधवी कमरे से चली गई और फिर तैयार होकर बाहर गई। तब तक गरिमा जी भी बाहर आ चुकी थी। उसे तैयार देखकर गरिमा जी ने पूछा, बहू तुम कहीं जा रही हो? जी मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी से मिले बहुत दिन हो चुके हैं तो उनसे मिलकर जल्दी ही आ जाऊंगी। नब्या के आने से पहले ही आने की कोशिश करूंगी। नहीं हो पाया तो आप नब्या को खाना खिला दीजिएगा। कहकर माधवी बाहर की तरफ मुड़ी ही थी कि गरिमा जी ने रोक दिया। बहू तुम अब मायके नहीं जाओगी, सुबह मयंक ने भी मना किया है तुम्हें, फिर क्यों जा रही हो? गरिमा जी की बात सुनकर माधवी खड़ी रह गई, फिर हिम्मत कर बोली, माँ जी मेरी मम्मी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है, हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं अपनी मम्मी से मिलकर तो आ सकती हूँ, उन्हें तसल्ली तो दे सकती हूँ। बेटी हूँ उनकी, क्या इतना सा भी मेरा हक नहीं है? इतने दिन हो चुके हैं मुझे उनसे मिले हुए, हर बार आप मुझे कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देते हो, पर आज तो मैं जरूर जाऊंगी। माधवी जिद पर आते हुए बोली, बहू इतनी जिद अच्छी नहीं होती। मयंक ने मना किया है ना, चुपचाप घर पर रहो। नहीं मैं जाऊंगी, आज तो मैं जरूर जाऊंगी, बस कहकर माधवी जबरदस्ती घर से बाहर निकल गई। इधर गरिमा जी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने मयंक को फोन लगा दिया और ये बता दिया कि माधवी जबरदस्ती मायके रवाना हो गई है। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कहकर मयंक ने फोन रख दिया। इधर कुछ देर बाद माधवी अपने मायके पहुंच गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। उसने मम्मी का फोन ट्राई भी किया, लेकिन मम्मी ने फोन उठाया नहीं।
तभी वही पास से रहने वाले उसके चाचा जी ने देख लिया और उसे आवाज लगाकर बोले, अरे माधवी बेटा, घर पर कोई नहीं है, इधर हमारे यहाँ आ जाओ। चाचा जी की बात सुनकर माधवी उनके घर चली गई। जब वहां कहा, अरे माधवी बेटा, आज तो बहुत दिन बाद आई है, जब तेरी सास की तबीयत कैसी है अब? चाची जी की बात सुनकर माधवी हैरान होकर बोली, मैं समझी नहीं चाची जी। अरे तेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी ना, इसलिए तो तू इतने दिनों से नहीं आ रही थी, इस बारे में पूछ रही हूँ। अब तो तेरी सास ठीक है ना? चाची जी ने उसे समझाते हुए कहा। सुनकर माधवी को उसकी सास को कब चोट लगी? आपको किसने कहा चाची जी मेरी सास को चोट लगी है? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। माधवी हैरान होते हुए बोली। तभी चाचा जी बीच में बोल पड़े, छमाई के 2 दिन बाद जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था और पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे, उस समय तुम्हारे भाइयों ने बताया, हमने तो कहा भी था कि हम मिल लाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि माधवी पर वैसे ही काम का वजन ज्यादा है, ऐसे में वहां जाने से उन्हें परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी का बंटवारा ये कब हुआ? सुनकर ही माधवी का दिमाग घूम गया। तभी चाची बोली, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई माधवी, तूने पूरी प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस प्रॉपर्टी का भी जो छोड़ दिया जो तेरे पापा ने तुझे यह कहकर दी थी कि ये नब्या के लिए है। सुनकर ही माधवी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या बोले। तभी चाचा जी का बेटा वरुण कमरे में आ गया और माधवी को देखकर चुपचाप खड़ा रह गया। यह देखकर चाची जी बोली, अरे वरुण, माधवी आई है, हमेशा तो इसे देखकर खूब हंसी मजाक करता था, आज चुपचाप क्यों खड़ा है? तभी माधवी बोली, चाचा जी मैं चलती हूँ, नब्या के आने का समय हो गया है, माँ ने उसे संभाल नहीं पाएगी। कहकर वो बाहर आने लगी तो वरुण बोला, रुको माधवी, मैं तुम्हें बाहर ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। कहकर वरुण उसके साथ बाहर आ गया। दोनों वहां से पैदल ही ऑटो स्टैंड के लिए निकल गए। ऑटो स्टैंड पर पहुंचने के बाद उसने बोला, माधवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा अब तुम मायके ही नहीं आओगी। आखिर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया। मयंक जी तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर पर आकर लड़ कर भी गए हैं। आखिर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तक, छी, मैं तो ये बात अपने मम्मी पापा को बता ही नहीं पाया, पर यकीन नहीं होता कि ताई जी ने भी उनका साथ दिया। अपनी ही बेटी को कहते कहते वरुण चुप हो गया। उनकी बात सुनकर माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वरुण बोला, आज शायद जमीन की रजिस्ट्री के लिए गए होंगे, इसलिए घर पर कोई नहीं है। अब माधवी को समझ में आ गया था कि मयंक उसे मायके जाने के लिए क्यों मना कर रहा है, और इसलिए आजकल उसकी मम्मी भी फोन पर उससे ज्यादा बात नहीं करती। बस फोन उठाते ही उन्हें फोन रखने की जल्दी होती है। माधवी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी मम्मी को दोबारा फोन लगा दिया, लेकिन इस बार उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। अरे माधवी बेटा, मैं अभी मंदिर आई हूँ, तुम्हें बाद में बात करती हूँ। कहकर फोन रखने ही वाली थी कि माधवी ने कहा, मम्मी मंदिर में हो ना, तो अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा की शांति के लिए भी भोग लगा देना। सुनते ही कुछ पल के लिए उसकी बेटी मम्मी बिल्कुल शांत हो गई। फिर जब दोनों की तरफ से मौन हो गया तो उसकी मम्मी बोली, देख बेटा, मैं तेरे बेटों के नाम में प्रॉपर्टी कर रही हूँ, आखिर तुझे प्रॉपर्टी देने का क्या फायदा? प्रॉपर्टी तो तेरे साथ तेरे ससुराल चली जाएगी, आगे चलकर तेरे भाइयों को तेरे बच्चों की शादी में भात भी देना पड़ेगा ना, ऊपर से मेरी सारी जिम्मेदारी भी तो बेटे ही उठाएंगे। पर तू फिक्र मत कर, तुझे भी कुछ ना कुछ तो मैं जरूर दूंगी। मुझे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप रखिए अपना प्रॉपर्टी को। जिस माँ के लिए उसकी बेटी ही मर गई, उसकी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगी? कहकर माधवी ने गुस्से में फोन रख दिया और वहीं रोड पर रोने लगी। वरुण उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश करता रहा। तभी मयंक वहां आ गया। मयंक को देखकर माधवी उसके गले लगकर खूब रोई। तब मयंक ने कहा, बस इसीलिए मैं तुम्हें आने नहीं देना चाहता था, नहीं चाहता था कि तुम्हें यह बात पता चले। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन लोगों के खिलाफ कोर्ट केस करके रहूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं उन लोगों पर केस करने की, कुछ नहीं चाहिए मुझे उन लोगों का, मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। सोच लूंगी कि जहां मेरे पापा खत्म हो गए
वही मेरा मायका खत्म हो गया। मेरे लिए मेरा पति और मेरा परिवार ही काफी है। आखिरकार माधवी मयंक के साथ वापस अपने घर आ गई। वह दिन था और आज का दिन है। माधवी कभी मायके नहीं गई। उसकी मम्मी